वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे जो मेनली हमने हिंदू से लिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हम हिंदू से लिए हैं? वो है हाइब्रिड ईवी इम्पेरेटिव, ठीक है, इंडियन कुकिंग स्ट्रेटेजी और प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है हाइब्रिड ईवी इम्पेरेटिव। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है हाइब्रिड ईवी इम्पेरेटिव में जो फोकस इस आर्टिकल में किया है वो है केस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, है ना। आईसी से हमें कहाँ पर स्विच करना है? हाइब्रिड में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ईवी में स्विच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ उतनी कॉस्ट नहीं उठा सकती। इसलिए एक केस दिया है कि हाइब्रिड ईवी पे जाएंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं ईवी में डायरेक्टली जाने के, इसकी बात इस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो है मेन टारगेट क्या है? ट्रांजिशन टू बिकमिंग नेट ज़ीरो। ठीक है, लेकिन नेट ज़ीरो होता क्या है इसमें डिफाइन किया है बेसिकली एमिशन एट बोथ टेल पाइप। टेल पाइप का मतलब होता है जो गाड़ी के पीछे जो पाइप होता है ना, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसे टेल पाइप बोलते हैं। और जो पावर प्लांट बोला है, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन होता है फ्यूल का प्लस कार का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी, क्या होंगे? नेट ज़ीरो एमिशन में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईवी की बात की है। बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज में ईवी को जाने तो ईवी क्या है? कोई भी व्हीकल जो बैटरी से व्हील को रन कर सकता है उसे हम ईवी कहते हैं। ठीक है, कोई भी एकदम लेमन लैंग्वेज में। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा जो है हाइब्रिड ईवी, है ना। हाइब्रिड ईवी में क्या होता है? हाइब्रिड ईवी में आईसीई प्लस बैटरी बहुत स्मॉल होगी, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है? बेसिकली जो फ्यूल है, गैसोलाइन है, ये क्या है? केमिकल्स हैं, इसको बर्न करता है और बर्न करके, है ना, पिस्टन जो है ऊपर नीचे होते हैं और उस पिस्टन से टॉर्क मिलता है। टॉर्क से जो है ये व्हील जो है कनेक्ट होते हैं और व्हील कनेक्ट होते हैं तो गाड़ी चलने लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर अपना कार रन करती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या होता है इसमें जो है हाइब्रिड में आईसी तो होता ही होता है प्लस एक बैटरी भी होती है। ठीक है, तो एक बार आईसी अपन हाइब्रिड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये होता है आईसी इंजन, यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर और यहाँ पर होती है बैटरी। बैटरी ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे ऐसे लिंक होता है। ठीक, अब जब आप इनिशियली गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो बैटरी देती है और इलेक्ट्रिक मोटर को, जो कि व्हील को रन कराता है। ठीक है, उसके बाद जब गाड़ी आप फास्ट करने लग जाते हैं तो फिर आपके जो आईसी इंजन है वो शुरू हो जाता है ना। और फिर वहाँ से जो फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह जो भी है उससे गाड़ी रन होना शुरू हो जाती है। ये है हाइब्रिड ईवी का कॉन्सेप्ट। इसमें भी केमिकल से मैकेनिकल एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बैटरी छोटी होती है प्लस एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटरी ग्रिड से चार्ज नहीं होती क्योंकि छोटी बैटरी है। ठीक है, तो ग्रिड से, है ना, यहाँ पर कोई ऐसे जैसे बैटरी है इसको चार्ज करने का कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, कैसे चार्ज होती है? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ब्रेक वगैरह लगाओ ना तो उससे जो हीट निकलती है उसी से, है ना, वो एनर्जी को कंजर्व करके बैटरी चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा कंसेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फुल ईवी। ठीक है, फुल ईवी में क्या होता है? फुल ईवी में अगर हम जानेंगे तो, ठीक है, फुल ईवी में ये रहता है कि जो भी आईसी रहता नहीं है। फुल ईवी में ये इंजन नहीं रहेगा तो टेल पाइप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस नहीं निकलेगी। तो बेसिकली एमिशन लगभग ज़ीरो होता है टेल पाइप एमिशन। ठीक है, लेकिन बैटरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सिर्फ ग्रिड चार्जिंग होती है। ठीक है, फुल ईवी का मतलब। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्लग इन ईवी। ठीक है, जो जिसकी हम इसमें बात कर रहे हैं, प्लग इन की। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं देख लेते हैं। प्लग इन ईवी में क्या होता है कि बैटरी जो है लार्ज होती है। ठीक है, प्लग इन ईवी में बैटरी अब क्या है, नॉर्मल जो हाइब्रिड प्लग इन, ठीक है, प्लग इन हाइब्रिड ईवी। ठीक है, हाइब्रिड ईवी जो चीज़ें थी ना वो सब है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, जो बैटरी का है ना वो साइज़ बढ़ा दिया है और अब बैटरी इतनी बड़ी कर दी कि ये ग्रिड से चार्ज हो सकती है। अब ये ना ग्रिड से चार्ज हो सकती है मतलब 300-400 किलोमीटर ये चल सकती है, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो सिर्फ छोटी सी बैटरी थी, शहर के अंदर ही चल सकती थी, तो थोड़ा इशू था। लेकिन अब प्लग इन जो है उससे क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली बैटरी रहेंगे, 5 से 15 किलोवाट आवर की ये बैटरी रहेगी और फिर मतलब बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो प्लग इन जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, है ना, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, माइलेज वगैरह इनका बहुत अच्छा है और बहुत एफिशिएंट है। ठीक है,
किस मामले में, ट्रांजिशनिंग के मामले में कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है फ्यूल इकोनॉमी इसकी, है ना। तो फ्यूल इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है, बेसिकली फ्यूल इकोनॉमी का अंदर माइलेज होता है, ठीक है। माइलेज की बात करेंगे, कितना पैसा लग रहा है सीधे सीधे। तो हाइब्रिड ईवी में देखोगे ना, तो हाइब्रिड ईवी जो है 1.5 से 2 टाइम बेटर है कन्वेंशनल ICE व्हीकल्स में। लेकिन अगर आप प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे तो 3 से 4 टाइम्स जो है ये ICE व्हीकल से बेटर है। समझ में आएगा। तो जो प्लग इन हाइब्रिड ईवी है वो जो है बहुत ज़्यादा, है ना, माइलेज वगैरह बहुत है, तो इकोनॉमिकल भी बहुत है, ठीक है। शुरू में थोड़ी कॉस्ट आएगी उसकी, और बैटरी चार्जिंग की थोड़ी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि एमिशन कितना होगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा नेट एमिशन। तो नेट एमिशन एक्चुअल में होता क्या क्या है, तो नेट एमिशन में अगर आप लाइफ साइकिल को पूरा, है ना, पूरा इंक्लूड करें, कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ साइकिल इंडेक्स लें, तो उसमें क्या क्या आएगा, वेल टू व्हील एमिशन। वेल टू व्हील एमिशन में क्या इंक्लूड होता है, एक तो टेल पाइप एमिशन इंक्लूड होता है, प्लस फ्यूल का जो प्रोडक्शन है ना, फ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसमें जो एमिशन लगता है उसको बोलते हैं वेल टू व्हील एमिशन, ठीक है। वेल टू व्हील में क्या होता है, टेल वाला प्लस फ्यूल जो है प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो भी एमिशन निकलता है उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है एमिशन ड्यू टू व्हीकल एंड बैटरी प्रोडक्शन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। जो व्हीकल और बैटरी दोनों के प्रोडक्शन में जो भी एमिशन हो रहा है, प्लस मेंटेनेंस प्लस एंड ऑफ लाइफ साइकिलिंग, ये होता है कंप्लीट लाइफ साइकिल एमिशन। समझ में आया क्या। उसके बाद क्या होता है, हाउ डू ईवी लाइफ साइकिल एमिशन कंपेयर टू ICE व्हीकल, ठीक है। तो अपन अगर ईवी इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो, है ना, कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपन, इस पे बात करेंगे। अगर ईवी लाइफ साइकिल एमिशन कंपेयर करें ICE की लाइफ साइकिल एमिशन से, तो फुल ईवी स्विच करने से लगभग 19 से 34%, ठीक है, ये जो दिखाए डेटा, और वो भी किस में, सेडान में कम हो जाएगा। और 49, है ना, 49 और 50% के आसपास SUV का जो एमिशन है वो कम हो जाएगा। वो भी कब, जब इंडिया का मिक्स जो है, जिसमें मेजॉरिटी क्या है, एनर्जी मिक्स में फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड है, तब, ठीक है। और अगर जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल जो है रिन्यूएबल का एनर्जी मिक्स में वो बढ़ेगा, है ना, शेयर, तो वैसे वैसे इंडिया का और जो है एमिशन 30 to 56% लगभग कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। और अगर सारी अगर रिन्यूएबल ग्रिड हो जाए, तो फिर अगर जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है रिन्यूएबल से चले, तो लगभग 80% के आसपास आपकी एमिशन कम हो जाना है। समझ में आया क्या, ये कितना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ईवी में स्विच करना। लेकिन हाइब्रिड में अगर देखें तो हाइब्रिड में भी 20 से 25% लगभग क्या हो रहा है, एमिशन कम हो रहा है। तो हाइब्रिड का केस भी इतना बुरा नहीं है अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या है ना, चैलेंजेस ये हैं कि हम करना तो 80% चाहते हैं, लेकिन ई व्हीकल में फुली ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं है। तो मेन तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। कॉस्ट क्या हाई है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, है ना। एक तो लोग रुकना नहीं चाहते, ऊपर से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो भी हर जगह, ताकि जो पास में तो लोग घर पे चार्ज करते हैं, घर पे चार्ज करने के 7 से 8 घंटे लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत आता है। तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए, है ना, 50 किलोवाट आवर तक का कम से कम, उसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई होती है ना। 50 से 350 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए, ठीक है, तब जाके जो है पॉसिबिलिटी होगी कि 20 मिनट में चार्ज हो पाएगा, ठीक है। तब भी 20 मिनट्स लगेंगे, पेट्रोल में लोग इतना रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो ईवी के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक। और कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, वायबिलिटी भी कम है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है इसमें स्विच करना, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना जो एक्सेस टू ग्रिड है वो भी रिलायबल नहीं होती है। एक्सेस टू ग्रिड रिलायबल नहीं होती है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा जो मेन इशू है वो ये भी है, एक्सेस टू ग्रिड जो है वो है नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक। तीसरा क्या है, डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है ईवी की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बैटरी का चार्ज ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडियन जो अगर मास मार्केट देखें, जो सस्ती जैसे टाटा ने निकाली है, तो इंडिया में वो सस्ती है। लेकिन ना अभी भी क्योंकि थोड़ा डाउट है ना, अभी जैसे ओला बर्न हुई थी, ओला के जलने के केसेस आए थे, नेक्सॉन के जलने के केसेस आए थे, लोगों को थोड़ा डाउट आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लोगों में अभी फियर है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसलिए लोग इतना जल्दी स्विच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड इज़ द आंसर, है ना। तो हाइब्रिड कैसे आंसर है, ठीक, वो देख लेते हैं। हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि जो कॉस्ट होगी वो 5 से 15% बढ़ेगी नॉर्मल ICE से जो कारें हैं, ठीक। दूसरा क्या है कि बोथ जो है रन कायम में गैसोलीन में भी करेगी, ठीक है, प्लस
बैटरी। एक बार चार्ज कर दिए, जब तक चल रही है ना, अच्छी खासी चलेगी, एक बार फुल चार्ज कर दिए तो। प्लस अपना ये जो पेट्रोल है वो तो भरवा ही सकते हैं, ठीक है। और अगर माइलेज देखोगे तो 3 से 4 टाइम्स बढ़ जाएगा ICE से, ठीक है। तो आपका जो है एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जिससे बैटरी चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जाना, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड व्हीकल में सरकार ने जो है GST 18% रखी है, तो सरकार को भी थोड़ा इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा रीकैलिब्रेटिंग इंडिया क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी, जो कि हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या बोला है, जो क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी है ना, उस पर बात की है कि इंडिया की जो क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस्ड है, वो है LPG पे, ठीक है। तो पहली बार रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, LPG का जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में रिड्यूस हुआ है ना, 0.5% के आसपास, -0.5%, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस उठे हैं कि हाउ लॉन्ग मस्ट इंडिया कंसिडर जस्ट सब्सिडाइजिंग LPG टू इम्प्रूव अडॉप्शन, है ना, कब तक कि हम ये सब्सिडाइजिंग करना मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर LPG की स्टोरी दी हुई है, आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में इंडिया ने बहुत ट्राई किया है, 33% से 71% तक के जो है LPG जो है अब एज अ प्राइमरी फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेन तो अर्बन तो लगभग सभी लोग करते हैं, रूरल एरिया में है ना उतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, उतना सक्सेसफुल नहीं है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, 2009 में पहली योजना आई थी, उसमें काफ़ी परसेंटेज बढ़ा। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने है ना अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्शन हो गया है। लेकिन अभी भी जो मेन चैलेंजेस हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। मेन चैलेंजेस अभी भी क्या बने, तो आर्टिकल ने जो है फोकस किया है कि हमें LPG के अल्टरनेटिव पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो रीज़न उसने बताया कि एक तो कॉस्ट जो है LPG की वो डे टू डे बढ़ रही है ना। जैसे कि अगर देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, अपना क्योंकि LPG सारा बाहर से आता है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, है ना, उसके कारण क्या हो गया, प्राइसेस सर्ज हो गए, उसके कारण LPG की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक। पेंडेमिक हुआ, उससे क्या हुआ, लॉस जो है, लॉस ऑफ लिवलीहुड, और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों की सैलरी नहीं बनी, तो लोगों ने वापस, जो रूरल वाले एरिया के लोग थे उन लोगों ने वापस स्विच क्या कर दिया, फायरवुड में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ह्यूज सब्सिडी बिल, ठीक है। PM उज्ज्वला योजना से जो फिजिकल बर्डन है वो बहुत सब्सिडी बिल जो है बढ़ गया है। उसके बाद इंपोर्ट जो है अगर देखोगे तो इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा LPG का बढ़ा है पिछले 7 से 8 सालों में, है ना। 46% था इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट कितना था यहाँ पर देख लेते हैं, 46% इंपोर्ट था पहले, और उसके बाद ये 64% के आसपास LPG का इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। 46 से 64%, ठीक। तो इंपोर्ट बढ़ रहा है तो फिजिकल है ना डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर लगते हैं, सीधी सीधी बात है। और जो मेन चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ये सब भी अपन सब सह लेते, लेकिन जो है रिफ़िल कराना बंद कर दिया लोगों ने, जैसी सब्सिडी देना कम कर दिए, ठीक है। और इवन रिफ़िल जो है सब्सिडी के बाद भी जो है 2 ही है ना सिलेंडर भरा रहे हैं लोग एवरेज, तो जो कि इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू है ना। गाँव में सिलेंडर जा नहीं रहे हैं, पहुँच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन ये आर्टिकल बेसिकली इस कारण अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए कह रहा है, ठीक है। LPG स्कीम के बारे में जान लेते हैं, जो आखिर बेनिफिट्स क्या हैं, आखिर क्यों क्लीन फ्यूल चाहते हैं। तो सबसे बड़ा तो हेल्थ बेनिफिट है, जो भी वुमेंस होती हैं उनको जो है ना धुआं इतना आता है लकड़ी जलाने से, है ना। जब चूल्हा जलाते हैं, सिगड़ी जलाते हैं, उसमें फूंक फूंक करके करना पड़ता है ना, फू फू करते हैं, और वो फू फू करने से जो है जो धुआं आता है, वो धुआं जो है उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चों के लिए भी ये इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, दूसरा जो इशू है वो है बेनिफिट, वो ये है कि वुमेन को एम्पावरमेंट होता है बेसिकली, और दूसरा उनकी सेफ्टी का भी इशू होता है ना। वुमेन्स को ना 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर जंगल जाके लकड़ियाँ लेके आनी पड़ती है, ठीक है। अपने जो गांव में जो औरतें हैं वो जा रही हैं और लेके आ रही हैं, और फिर रास्ते में जो है सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता है, और कई तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों से क्या है, उनको एक तरीके से एम्पावर किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी दी जा रही है, और यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है ना, क्योंकि लोकल में सप्लाई चेन जो कुकिंग गैस की होगी लोकल वाला ही प्रोवाइड करेगा, तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। और एयर पॉल्यूशन
तो कम होना ही होना है इससे, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा कि डाइवर्स सॉल्यूशन क्या है, डाइवर्सिटी इन क्लीन कुकिंग, है ना। तो ये जो भाई साहब आर्टिकल लिखे हैं इनने कहा है कि हमें क्लीन कुकिंग में सिर्फ एलपीजी पे ही पूरा बेस्ड नहीं रहना है ना, अपने को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंडिया की क्लीन कुकिंग पॉलिसी को एलपीजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे इंडक्शन पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो काय पे फोकस करने की ज़रूरत है अपने को, इलेक्ट्रिक कुकिंग पे, और जो कि है ना इंडक्शन कुकटॉप्स, ठीक है, ये सब जो है इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या कहा है कि अगर 8 रुपये यूनिट भी होती है, ठीक है, 8 रुपये की भी एक यूनिट होती है, तो करंट कॉस्ट जितनी एलपीजी की है और आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही, तो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो अल्टरनेटिव है वो चीप होगा, ठीक है। अर्बन एरिया में लगभग 10% लोगों ने, ठीक है, ये ई व्हीकल में स्विच कर दिए, और ई व्हीकल बोल रहा हूँ सॉरी, ई कुकिंग अप्लायंसेस में स्विच कर दिए, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एलपीजी का प्राइस अगर और बढ़ेगा तो अर्बन और सेमी अर्बन में लोग स्विच करना शुरू कर देंगे ई कुकिंग अप्लायंसेस में, और उसके साथ ही बंधवागन इफेक्ट होगा। बंधवागन इफेक्ट तो मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि बंधवागन इफेक्ट क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसमें लोग क्या करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें करते हैं, है ना। शॉपिंग करेंगे तो जो ट्रेंड चल रहा है, ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वार्डरोब भरा हुआ है 50 कपड़े, है। जो लड़कियां होती हैं आज क्या पहनूं, है ना, पहनना का पूरा वार्डरोब है, लड़कों का तो ठीक है, लेकिन लड़कियों को आज क्या पहनना है क्योंकि ट्रेंड बदल गया है, आज जीन्स टॉन चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा ये बंधवागन इफेक्ट होता है। अगर एक बार कुछ लोगों ने लेना शुरू कर दिया, है ना, स्विच करना चालू कर दिया, तो बाकी लोग भी धीरे धीरे स्विच करने लगते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बंधवागन इफेक्ट। तो अगर हम स्विच करना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ बेनिफिट्स होंगे इसके, जैसे कि सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, दूसरा क्लीन एयर तो ऑब्वियसली, तीसरा एलपीजी जो इंपोर्ट है वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, डॉलर बचेंगे, फिजिकल बर्डन कम होगा, फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस वो भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या होंगी, बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, अगर क्लाइमेट एमिशन भी कम होगा, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल में यही वाली चीज़ें डिस्कस की गई थी, ठीक है, कि अल्टरनेटिव को। और एक और जो पॉइंट है, इंडिया क्या कर सकता है, मोनेटाइज कर सकता है, इससे जो एमिशन अवॉइड हो रहे हैं ना उसको मोनेटाइज कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने अभी क्या है लॉन्च किया है कार्बन मार्केट, और इस बार इस पर सवाल भी क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि कोई लिंक नहीं था उसको जोड़ने का, पर स्टिल आपको जो है ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन मेंस में आप इसमें लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिव ई कुकिंग है, ठीक है। तो आप फाइनेंस भी आपको, है ना, अगर आप इसको मोनेटाइज करेंगे तो रूरल कम्युनिटीज़ के लिए आप आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा वो है प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर, ठीक है। तो ट्राइबल कल्चर के बारे में जानने के, है ना, जो दिया है आर्टिकल, उससे पहले थोड़ा ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स है क्या, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर एसटी ने जो है ना, देख लेते हैं इधर से, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ने जो है शेड्यूल ट्राइब्स को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि प्रिमिटिवनेस, ठीक, और जोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक, शाइनेस, ठीक, सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो शेड्यूल ट्राइब में देखी जाती है ना। हमेशा वो लोग जो मतलब सोशल कॉन्टेक्ट से बचते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है, पर 342 आर्टिकल में प्रोसीजर दी हुई है। प्रेसिडेंट जो है पब्लिक नोटिफिकेशन से कोई भी कम्युनिटी को एसटी घोषित कर सकते हैं, है ना, किसी कंसल्टेशन से गवर्नर की, ठीक है। तो 342 में दिया हुआ है प्रोसीजर, ठीक। उसके बाद अगर इनके इश्यूज़ जानना चाहें नॉर्मली, ठीक है, तो ट्राइब्स के क्या क्या इशू हैं, ठीक है। लैक ऑफ डेवलपमेंट, प्रिमिटिव हैं तो डेवलपमेंट पहुंचा नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इशू है ना, जहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ माइनिंग के लिए डिस्प्लेस कर दिया गया है और फिर रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली सिकल सेल एनीमिया के लिए जो है गवर्नमेंट ने, है ना, एक वो किया है, इनिशिएटिव चलाया। वो मेनली एसटी कम्युनिटी के लोगों को ही है ना, जो एसटी कम्युनिटी में रूरल एरिया में है, उन्हीं लोगों में ये सब डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में खासकर एमपी में है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। उसके बाद जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है 5th 6th शेड्यूल का और फॉरेस्ट राइट एक्ट का, उसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ट्राइब्स के नक्सलिज्म का कारण ही 5th 6th शेड्यूल का फेल होना है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है
लेटर और स्पिरिट में फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और एक जो मेन इशू है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया है वो है कल्चरल डिफेसमेंट, ठीक है। ट्राइबल्स आर बीइंग फोर्सफुली इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी लीडिंग टू देम लूजिंग देयर कल्चर, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती उनके, है ना, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके कारण वो क्या हो रहा है, अपना कल्चर खोते जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि डेवलपमेंट कैसा हो, उनके कल्चरल इंक्लूसिव हो, ठीक है, उनके कल्चर को साथ में लेके आए, ठीक है। तो अब हम आर्टिकल पे मतलब बात करेंगे कि क्या है आर्टिकल, ठीक है। ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करते हुए कैसे हम ट्राइब्स को इंटीग्रेट करें, इस पे ये आर्टिकल का फोकस है, ठीक है। तो इसमें जो उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसके बारे में बताया गया है और इट्स बेसिकली केस स्टडी आपके लिए, है ना। तो आप केस स्टडी में इसे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि आपके लिए एक ये मॉडल आंसर की तरह है ना। आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे कोई भी मेंस का तो आप बोल सकते हैं कि ये स्कीम जो उड़ीसा में है इसको इम्प्लीमेंट ऑल ओवर इंडिया में किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या लॉन्च किए, SDC स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल। कब चालू किए, 2017 में, ठीक है। इसमें क्या किए, इन लोगों ने एफर्ट लगाया है प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ 62 ट्राइब्स इन द स्टेट। तो 62 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको बचाने के लिए, जिनका कल्चर प्रिजर्व करने के लिए स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इनिशिएटिव चालू किया था, ठीक है। फिर SDC बेसिकली क्या है, स्टेट फंडेड है, ठीक है। और SDC मॉडल बेसिकली हेल्प टू प्रिजर्व द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ स्मॉल ट्राइबल बाय गिविंग देम रोल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो SDC का स्ट्रक्चर बताया इसमें कि इसमें SDC में जो काउंसिल है उसमें ट्राइबल के लोगों को ही इंक्लूड किया गया है। स्मॉल ट्राइबल ग्रुप को किया है, बड़े ट्राइबल ग्रुप को किया है, PVTGs को इंक्लूड किया है। PVTGs क्या है, इस पर UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली इट्स अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ ST ग्रुप्स, ठीक है। ये और ज़्यादा वनरेबल ग्रुप में, ठीक है। टोटल इंडिया में कितने STs हैं, एनी गेसेस, 75, ठीक है। और उड़ीसा में 13, उड़ीसा में हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और इसके जो बोर्ड होंगे, चेयरमैन होगा वो भी एमिनेंट पर्सन होगा, काय का, ट्राइबल पर्सन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ट्राइबल ओन मैकेनिज्म है, मतलब ट्राइबल खुद जो है डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये तो बेस्ट होगा वो अगर आप कम्युनिटी ओन अगर कोई भी इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो, ठीक है। तो इसका मेन जो फोकस है वो काय पे है, कल्चरल मार्कर, ठीक है। मॉडल में क्या है, इंपॉर्टेंट कल्चरल मार्कर्स हैं जो ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी पे फोकस किया गया है। पहला कल्चरल, ठीक है, क्या है मार्कर, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, 22 डाइवर्स लैंग्वेज है जिसको बचाने के लिए और उसके यूज़ और प्रोपगेशन पे फोकस किया गया है, ठीक है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर है, आशा वर्कर, जो भी नॉन उड़िया स्पीकर हैं, उनको कहा गया है कि ट्राइबल लैंग्वेज सीखें, ठीक है। आप हमेशा उनको अपनी लैंग्वेज क्यों सिखाएंगे, उनके साथ कनेक्ट बढ़ाने के लिए आपको ट्राइबल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। जो नेक्स्ट कल्चरल मार्कर है, सेक्रेड ग्रोव्स क्या होती है, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं जो ट्राइबल जो है प्रोटेक्ट करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि वहाँ उनके देवता या भगवान बसते हैं, ठीक है। बेसिकली फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी बाय बिलीविंग इट एज ए अबोड ऑफ डाइटीज, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रेव्स लगभग 4500 सेक्रेड ग्रेव्स है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर सारा का सारा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है प्रोहिबिटेड कर दिए, ठीक है। थर्ड है इन लोगों ने आर्टिसन ID, आर्टिसन जो आर्टिस्ट हैं उनकी ID बनाई गई है लगभग 40 आर्टिस्टों को। इससे क्या होगा, कल्चर तो प्रिजर्व होगा ही होगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी। और चौथा क्या है, बहुत सारे जो ट्राइबल होते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, उनके पास ना ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत होता है, जैसे कि मेडिसिनल है ना, कोई ऐसी होती है जो जड़ी बूटी पत्तियाँ है ना, इसके मेडिसिनल इफेक्ट हैं, तो उसका क्या हो, एफिशिएंट ट्रांसफ़र हो। उसके लिए क्या बना है, 50 ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, ताकि उन लोगों को उस नॉलेज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो बेसिकली ये केस स्टडी है, इसमें एक UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये आप बता देंगे। एंड एक्सप्लेन द डिलेमास रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो डिलेमा क्या है, कल्चर हम छोड़ देते हैं, है ना, सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे कि आर्टिकल में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल जो स्कीम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम, ठीक है। तो उस पे जो है मेनली इकोनॉमी पे फोकस किया है, कल्चर पे फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है कि हमें जो कल्चर सेंसिटिव और कल्चरल इंक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एक्सप्लेन, कमेंट,
ठीक है। तो मॉडल शुड बी, है ना, तो कौन सा मॉडल वे फॉरवर्ड होगा, कल्चरल सेंसिटिव और कल्चरल इंक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट मॉडल ही अपने इंडिया के लिए बेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो आप इसमें कंक्लूजन में भी लाइन को लिख सकते हैं या फिर कमेंट करके भी आपको एक सवाल मेंस में आ सकता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल था। अब ये हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। थैंक यू। कल बाकी आर्टिकल्स कवर करेंगे।